और उसमें मैंने आपको बताया था कि वेजेस दो तरह की होती हैं, एक नॉमिनल वेजेस होती हैं और एक रियल वेजेस होती हैं। नॉमिनल वेजेस और रियल वेजेस क्या होती हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार सिंपल सा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है कि नॉमिनल वेजेस रियल वेजेस क्या होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, और रियल वेजेस को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। What do you mean by wages? Explain its types and what is the difference between nominal wages and real wages, and explain the factors affecting real wages. ये क्वेश्चन एक सिंपल सा है, लेकिन कई बार ये भी एग्जाम में आ जाता है। और उसके बाद मैंने आपको वेजेस डिटर्मिनेशन करने की थेरीज के बारे में बताया था कि वेज डिटर्मिन करने के हम तीन थेरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थेरी के बारे में पढ़ेंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, और परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में वेज डिटर्मिनेशन कैसे होता है, मोनोपोली की सिचुएशन में वेज डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन हमने शुरू किया था, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन में मैंने आपको बताया था कि वेजेस की डिटर्मिनेशन वहीं पर होती है जहां पर वर्कर को दी जाने वाली वेजेस उनकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के बराबर होती है, एमआरपी के बराबर होती है, वहां पर वेज रेट डिटर्मिन होता है। ठीक है, ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस है, ये थ्योरी जो है कुछ एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। कौन कौन सी एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, पहले हम उन एजम्पशंस के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम इस थ्योरी को डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ रहे हैं एजम्पशंस ऑफ, हम पढ़ रहे हैं एजम्पशंस ऑफ द थ्योरी, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की मान्यताएं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है किन एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। एजम्पशन में हमारा पहला पॉइंट आता है, हाँ जी, एजम्पशन में हमारा पहला पॉइंट आता है एजम्पशन में हमारा पहला पॉइंट आता है परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट मार्केट एंड फैक्टर मार्केट। यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इस एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि जो प्रोडक्ट मार्केट है, और आपको पता है कि प्रोडक्ट मार्केट क्या होती है। प्रोडक्ट मार्केट का मतलब एक ऐसी मार्केट से है जहां पर प्रोडक्ट को बेचा जाता है, वो प्रोडक्ट मार्केट हो गई। ठीक है, प्रोडक्ट मार्केट में, और दूसरा मैंने आपको बताया है प्रोडक्ट मार्केट, और दूसरा है आपको मैंने बताया फैक्टर मार्केट। इन दोनों मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन पाई जाती है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इस एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि दोनों मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन पाई जाती है। ये आपकी पहली एजम्पशन हो गई। दूसरा है श्रमिक या वर्कर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है उनके ऊपर डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम वर्कर्स की नंबर बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाते जाएंगे, तो वर्कर्स से मिलने वाली जो प्रोडक्टिविटी है पहले के कंपैरिजन में कम होती जाएगी। जैसे हमने एक वर्कर लगाया, मान लो 100 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, 2 वर्कर लगाएंगे, प्रोडक्शन कम होकर 80 हो गया, 3 वर्कर लगाया, प्रोडक्शन हमारा और कम हो गया, 60 हो गया। यानी कि मार्जिनल वर्कर की मार्जिनल, जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर बढ़ाते जाएंगे उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। उसके बाद तीसरा है कि सभी श्रमिक एक समान होते हैं। यानी कि एक श्रमिक की जगह हम दूसरे श्रमिक का क्या कर सकते हैं, एक श्रमिक की जगह हम दूसरे श्रमिक का प्रतिस्थापन करना चाहें तो एक श्रमिक की जगह हम दूसरे श्रमिक का प्रतिस्थापन कर सकते हैं। क्या बताया, एक श्रमिक की जगह हम दूसरे श्रमिक का प्रतिस्थापन करना चाहें तो हम प्रतिस्थापन कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी किस असम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि जितने भी हम वर्कर लगा रहे हैं सारे वर्कर एक जैसे हैं। यानी कि अगर हमने स्किल्ड वर्कर लगाया तो सारे ही स्किल्ड वर्कर हैं। अगर हम अनस्किल्ड वर्कर लगा रहे हैं तो इसका मतलब सारे वर्कर ही हमारे अनस्किल्ड है। और एक वर्कर की जगह हम दूसरे वर्कर का अगर हम सब्सटीट्यूशन करना चाहते हैं तो एक वर्कर की जगह हम दूसरे वर्कर का सब्सटीट्यूशन भी कर सकते हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस इस असम्पशन के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद नेक्स्ट है ये जो मार्जिनल
प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन है, ये लॉन्ग पीरियड में लागू होती है, शॉर्ट पीरियड में लागू नहीं होती। इस असम्पशन के ऊपर बेस्ड है ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, लॉन्ग पीरियड में लागू होगी। नेक्स्ट इसकी असम्पशन है प्रोडक्शन करने की जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी कि प्रोडक्शन करने की टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आएगा। जो टेक्नोलॉजी अब हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, आगे भी हम यही टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। फ्यूचर में प्रोडक्शन करने के लिए टेक्नोलॉजी को हम चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसकी एजम्पशन है कि जो लेबर है, लेबर पूर्णतया गतिशील है, यानी कि परफेक्टली मोबाइल है, यानी कि वर्कर अगर एक फैक्ट्री को छोड़कर किसी दूसरी फैक्ट्री में जाना चाहे, काम करना चाहे तो वो काम कर सकते हैं, जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि वर्कर एक फैक्ट्री में लगा हुआ है तो हमेशा वो उसी फैक्ट्री में काम करता रहेगा। वर्कर कहीं भी मूव करना चाहता है, किसी भी एक फैक्ट्री को छोड़कर दूसरी फैक्ट्री में जाना चाहता है तो जा सकता है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन इन गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो इन असम्पशंस के ऊपर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है, नेक्स्ट हमने पढ़ना है एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन को हमने पढ़ना है। इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस को हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, फ्रॉम इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू भी पढ़ेंगे, फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू भी पढ़ेंगे। यही आपने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग पढ़ी थी, तो उसमें भी यही बात थी। हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग को इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा था और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा था, सेम यही है। यहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ जो वेजेस है इसको भी हम इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे और इसको हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एनालिसिस ऑफ द थ्योरी फ्रॉम इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि उद्योग के दृष्टिकोण से सबसे पहले हम इसकी व्याख्या करें। तो आपको जैसे मैंने अभी बताया, कि ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में लागू होती है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में जो मजदूरी की दर है, मजदूरी की दर कौन निश्चित करता है? परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में मजदूरी की दर वेज रेट इंडस्ट्री डिटरमिन करती है, और जो इंडस्ट्री ने वेज रेट डिटरमिन कर दिया उस रेट के जो वेज रेट इंडस्ट्री ने डिटरमिन कर दिया, तो उस रेट के ऊपर अब फर्म ने ये निर्णय लेना है कि वो कितने श्रमिकों को काम पे लगाएगी। तो पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि हम क्योंकि इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो इंडस्ट्री का काम क्या होता है? वेज रेट डिटरमिन करना। और इंडस्ट्री वेज रेट कैसे डिटरमिन करती है? इंडस्ट्री वेज रेट को डिटरमिन करती है डिमांड और सप्लाई ऑफ वर्कर्स के द्वारा। इंडस्ट्री वेज रेट कैसे डिटरमिन करती है? डिमांड और सप्लाई से डिटरमिन करती है। यही आपने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में जब आपने पढ़ा था, तो उसमें भी आपने यही पढ़ा था कि डिमांड और सप्लाई से इंडस्ट्री फैक्टर प्राइस को डिटरमिन करती है। वर्कर भी तो एक फैक्टर ही है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये दोनों थ्योरी रिजेंबल करती है, सेम है। वर्कर भी तो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो इंडस्ट्री मजदूरों की मजदूरी को निश्चित करती है, वर्कर की जहां डिमांड और सप्लाई बराबर होती है वहां पर मजदूरों की मजदूरी को निश्चित करती है, ठीक है। क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है ये फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बेस्ड है। क्या बताया मैंने आपको? क्योंकि ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है ये फुल एम्प्लॉयमेंट की अजम्पशन को लेके चलती है। अभी मैंने पीछे आपको अजम्पशन बताई कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो थ्योरी है ये फुल एम्प्लॉयमेंट की अजम्पशन को लेकर चलती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मजदूरी की दर को केवल मांग ही निर्धारित करती है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि वर्कर कोई खाली तो है नहीं, सभी वर्कर काम पे लगे हुए हैं, और वेज रेट डिटरमिन होता है डिमांड और सप्लाई से। सप्लाई को तो हम बढ़ा नहीं सकते ना, क्योंकि सप्लाई क्योंकि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, सप्लाई को तो हम बढ़ा ही नहीं सकते। तो इसका मतलब वेज रेट को डिटरमिन करने का काम कौन कर रहा है? वेज रेट को डिटरमिन करने का काम डिमांड कर रही है। डिमांड और सप्लाई से वेज डिटरमिन होता है ना, वेज रेट। सप्लाई को तो हमने कांस्टेंट मान लिया, श्रमिकों की संख्या को, सप्लाई को तो हमने कांस्टेंट मान लिया, तो वेज रेट इसका मतलब डिमांड से डिटरमिन होगा। तो वेज रेट डिमांड से कैसे डिटरमिन होगा ये यहाँ डायग्राम से समझाया गया, ठीक है। डायग्राम में क्या क्या बताया गया? एक्स एक्सिस पर हमने लेबर ली है, वाई एक्सिस पर हमने वेजेस ली है, ये हमने एस एस सप्लाई लाइन डाली है, सीधी लाइन जो हमने डाली है ये हमें क्या बता रही है? ये बता रही है वर्कर की सप्लाई लिमिटेड है,
कितनी वर्कर की सप्लाई है, ये नीचे देखो ON, इतनी वर्कर की सप्लाई है। इससे ज्यादा हम वर्कर की संख्या बढ़ा ही नहीं सकते। ON सप्लाई, वर्कर की संख्या को हम इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। ON सप्लाई, ठीक है, ON से ज्यादा हम वर्कर नहीं बढ़ा सकते। ये हमारी है डिमांड लाइन। जहां डिमांड और सप्लाई आपस में कट करेंगे या ई पॉइंट के ऊपर कट कर रहे हैं तो ये वेज का डिटर्मिनेशन होगा। तो इंडस्ट्री ने वेज डिटर्मिन किया, OW वेजेस डिटर्मिन की। कैसे डिटर्मिन की? डिमांड और सप्लाई के माध्यम से डिटर्मिन की। ठीक है, हाँ जी, ये पॉइंट समझ में आया? यस मैम। तो इंडस्ट्री का काम क्या होता है? वेज रेट डिटर्मिन करना। और इंडस्ट्री वेज रेट कैसे डिटर्मिन करती है? डिमांड और सप्लाई से डिटर्मिन करती है कि वर्कर्स की कितनी डिमांड है, वर्कर की कितनी सप्लाई है। वर्कर की सप्लाई को तो कांस्टेंट मान लिया, ये सीधी लाइन डाल दी है ना, वाई एक्सिस के पैरेलल सीधी लाइन डाली है ना। इसका मतलब हमारे पास वर्कर जो इकोनॉमी में अवेलेबल है वो ON है। इससे ज्यादा वर्कर हम नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते ज्यादा वर्कर? क्योंकि हम फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को लेकर चल रहे हैं। कोई भी वर्कर बेरोजगार है ही नहीं, हमें वर्कर अवेलेबल ही नहीं। वर्कर की सप्लाई सिर्फ इतनी ही है, हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि सभी वर्कर एम्प्लॉयड है, कोई बेरोजगार नहीं है, अनएम्प्लॉयड कोई भी नहीं है। इकोनॉमी में हमें कोई भी खाली वर्कर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो सप्लाई हमारी कांस्टेंट हो गई। ये सिर्फ डिमांड ही वेज रेट को डिटरमिन कर रहा है क्योंकि सप्लाई को तो कांस्टेंट मान लिए। जहां डिमांड सप्लाई कट कर रही है, वेज का डिटर्मिनेशन हो गया, OW वेजेस डिटरमिन हो गई। तो इंडस्ट्री का काम होता है वेज रेट डिटरमिन करना। ठीक है, तो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन पढ़ा। हमने इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ा कि इंडस्ट्री डिमांड और सप्लाई के माध्यम से वेज रेट को डिटरमिन करती है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है एनालिसिस ऑफ द थ्योरी फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। हम फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अगर हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो देखो, क्योंकि मजदूरी की दर वेज रेट तो इंडस्ट्री ने डिटरमिन कर दी, तो अब फर्म ने क्या डिसाइड करना है? जो वेज रेट इंडस्ट्री ने डिटरमिन किया है उस रेट के ऊपर कितने वर्कर काम पे लगाने हैं, ये फर्म ने डिसाइड करना है। उस वेज रेट के ऊपर कितने वर्कर फर्म काम पे लगाएगी, ये फर्म ने डिसाइड करना है। यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि जो मजदूरी की दर उद्योग ने निश्चित कर दी, क्योंकि उद्योग ने तो देखो ऊपर OW मजदूरी की दर निश्चित की है, तो फर्म ने ये निर्णय लेना है कि इस मजदूरी की दर पर कितने श्रमिकों को काम पर लगाना है। फर्म ने ये डिसाइड करना है और फर्म उतने ही श्रमिकों को, उतने ही वर्कर को काम पे लगाती है जहां पर वर्कर को दी जाने वाली वेजेस, और उनकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी बराबर होती है। जहां पर ये दोनों बराबर होंगे, वर्कर को दी जाने वाली मजदूरी, जहां पर वर्कर को दी जाने वाली मजदूरी और वेजेस, जहां पर ये दोनों बराबर होंगे, वहां पर वेज रेट का डिटर्मिनेशन होगा। वहां यानी कि वहां पर हमें ये पता चलेगा कि एक फर्म कितने वर्कर को काम पे लगाएगी, जहां पर उनको दी जाने वाली मजदूरी और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी बराबर हो। और यही देखो, हमने मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी और फैक्टर प्राइसिंग पढ़ा था, उसमें भी हमने यही बात पढ़ी थी कि एक फर्म कितने वर्कर को काम पे लगाएगी, जहां पर उनको दी जाने वाली मजदूरी और उनकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी बराबर होगी, उतनी ही संख्या में वर्कर को काम पे लगाएगी, उतने ही फैक्टर को काम पे लगाएगी। यही बात हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी और फैक्टर प्राइसिंग में पढ़ा था। तो फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी और वेज डिटर्मिनेशन की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी सेम है, कोई डिफरेंस उसमें नहीं। ठीक है, आगे हमारा क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में और लॉन्ग टर्म की सिचुएशन हो, अगर परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन हो और लॉन्ग टर्म की सिचुएशन हो, ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के बराबर ही वेजेस दी जाती है। और जब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के बराबर वर्कर को वेजेस दी जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन में जो फर्म को प्रॉफिट होगा वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि भाई ना तो उसको लाभ होगा और ना ही उसको हानि होगी। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि ना लाभ होगा ना उसको हानि होगी। तो क्या बताया? परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन हो और लॉन्ग टर्म की सिचुएशन, शॉर्ट टर्म की बात नहीं करते, परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन हो और लॉन्ग टर्म की सिचुएशन हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो वर्कर को वेजेस दी जाती है
वो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के बराबर दी जाती है, और ऐसी सिचुएशन में फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट होता है। यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है ना लाभ होगा और ना ही हानि होगी। इसका मतलब ये है ना लाभ होगा और ना ही हानि होगी, ठीक है। लेकिन अगर शॉर्ट पीरियड की हम बात करें, अगर हम शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और वेजेस, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी वेजेस से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। क्या बताया कि अगर मैं शॉर्ट पीरियड की बात करूं, अगर मैं शॉर्ट पीरियड की बात करती हूँ, शॉर्ट पीरियड की अगर मैं बात करती हूँ तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी वेजेस से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, दोनों बातें हो सकती है, कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। यदि शॉर्ट पीरियड में मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी वेजेस से ज्यादा है, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी का मतलब वर्कर का जो प्रोडक्शन है वो उनको दी जाने वाली वेजेस से ज्यादा है, वर्कर प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं लेकिन उसके कंपैरिजन में उनकी वेजेस कम है, तो ऐसी सिचुएशन में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। क्यों सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा? क्योंकि वर्कर की मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी उसकी वेजेस से ज्यादा है, यानी कि वर्कर प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वर्कर प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं और उनको वेजेस उसके कंपैरिजन में कम मिल रही है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो फर्म को है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे, क्योंकि वर्कर का प्रोडक्शन ज्यादा है लेकिन उनको दी जाने वाली वेजेस उसके कंपैरिजन में कम है, तो ऐसी सिचुएशन में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज लेस देन वेजेस, यानी कि वर्कर की प्रोडक्टिविटी कम है, ठीक है, वेजेस से कम है, यानी कि वेजेस तो वर्कर को हम ज्यादा दे रहे हैं लेकिन वर्कर की मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी उससे कम है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो ऐसी सिचुएशन में फर्म को हानि होगी, लॉस होगा, क्योंकि वर्कर की प्रोडक्टिविटी तो कम है और वेजेस हम उससे उसको ज्यादा दे रहे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी तो कम है लेकिन वेजेस अगर हम उसको ज्यादा दे रहे हैं तो इससे फर्म को नुकसान होगा। लेकिन अगर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और वेजेस दोनों बराबर है तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है ना फर्म को लाभ है ना फर्म को हानि है, ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है। तो पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और वेजेस दोनों बराबर होती हैं वहां पर ना तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है ना ही नॉर्मल, वहां पर सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है, और फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो आगे ये मैं बता रही हूँ कि जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस, आपको पता है क्योंकि ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस ये शॉर्ट पीरियड में तो अप्लाई होती नहीं है। जो मैं ऊपर की बात बता रही थी ये तो शॉर्ट पीरियड की बता रही थी, आपको मैंने जो ऊपर बात बताई है कि शॉर्ट पीरियड में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। शॉर्ट पीरियड में तो ये तीनों सिचुएशन हो सकती है, लेकिन जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी है ये शॉर्ट पीरियड में तो अप्लाई होती ही नहीं। आपने एजम्पशन में पढ़ा कि ये जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी है ये तो लॉन्ग पीरियड में अप्लाई होती है, ठीक है। तो क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी लॉन्ग पीरियड में अप्लाई होती है इसलिए फर्म को लॉन्ग पीरियड में केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और वेजेस दोनों हमें बराबर ही मिले, ठीक है। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, यस मैम। ठीक है। हम यस मैम। क्योंकि ये थ्योरी लॉन्ग पीरियड में अप्लाई होती है, शॉर्ट में अप्लाई नहीं होती है, तो ऐसी सिचुएशन में मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी वेजेस, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और वेजेस दोनों बराबर है तो इसका मतलब फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है ना लाभ है ना हानि, ठीक है। तो अब यहाँ पर किस तरह से फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है लॉन्ग रन में, ये उसका डायग्राम बनाया गया, किस तरह से फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ये उसका डायग्राम बनाया गया। अब ये डायग्राम मैं आपको समझा रही हूँ कैसे ये बनाया गया। एक्स एक्सिस पर तो हमने ले लिया लेबर, और वाई एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं वेजेस ले रहे हैं और प्रोडक्टिविटी को ले रहे हैं। वाई एक्सिस पर हम वेजेस को भी ले रहे हैं और प्रोडक्टिविटी को भी ले रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए मैंने आपको बताया कि हाँ
हाँ जी, मैंने आपको ये बताया है कि लॉन्ग पीरियड में फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। कैसे नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, ये डायग्राम मैं ये बना हुआ बताती हूँ और मैं दोबारा भी बना के बताती हूँ किस तरह से ये डायग्राम बना है। ये मैं आपको बना के बताती हूँ मैंने ये डायग्राम कैसे बनाया। ये जूम का बोर्ड यूज करके मैं आपको ये डायग्राम बना के बताती हूँ, ये डायग्राम कैसे बनता है। हाँ जी, देखिए ये डायग्राम कैसे बनता है। एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं लेबर और वाई एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं वेजेस और इनकी ले रहे हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन है, परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में इंडस्ट्री वेजेस डिटरमिन करती है। इंडस्ट्री ने वेजेस डिटरमिन कर दी OW, ठीक है। ये लाइन OW कह दो या WW कह दो, ये वेजेस डिटरमिन हो गई, ये इंडस्ट्री ने वेजेस डिटरमिन कर दी, ठीक है। और अब आप देखो, अब आप देखिए कि ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी है मार्जिनल, ये हमारी लाइन है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी लाइन, ये हमारी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी लाइन है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहां ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इस वेज लाइन को जहां कट करेगी वहां पर वेजेस का डिटर्मिनेशन होगा। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इस वेज को कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। यहाँ पर फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होगा, इसका मतलब है ON वर्कर काम पे लगाए जाएंगे। मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म में वर्कर को वेजेस कितनी दी जाती है, जहां पर वर्कर की मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी किसके बराबर होती है, उनकी वेजेस के बराबर होती है। लॉन्ग पीरियड में मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी वेजेस के बराबर होती है। तो ये आपकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी लाइन हो गया और ये आपकी वेजेस लाइन है, ये कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है, ON वर्कर काम पे लगाए जा रही है, ठीक है। अब आप देखो कि वर्कर की एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी है, वर्कर की एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, ये जहां पर ये कट कर रहा है यहीं से आपने क्या करना है, यहीं से आपने एक एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व निकाल देना है, ये आपकी होगी एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ये आपने लाइन डाली है, ये आपका है एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ON वर्कर काम पे लगाए जा रहे हैं, ON वर्कर को वेजेस कितनी दी जा रही है, ON वर्कर को OW वेजेस दी जा रही है, ठीक है। ON वर्कर को वेजेस कितनी दी जा रही है, वेजेस दी जा रही है OW। ON वर्कर की मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी है, ये लाइन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिव, ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी लाइन है। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी भी कितनी है, OW कह दो या EN कह दो। तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी भी OW है, OW कह दो या EN कह दो, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी भी OW है, वेजेस भी OW है, या कह दो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी EN है, इसको EN कह दो, EN है। और वेजेस भी कितनी है, वेजेस भी EN, ठीक है, ये दोनों ही बराबर है, ठीक है। जब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और वेजेस दोनों बराबर होंगी तो हम कहेंगे कि ऐसी सिचुएशन में फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। तो क्या बोलेंगे, ऐसी सिचुएशन में फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब हमने आगे समझना है, हाँ जी, अब हम आगे समझेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने इस थ्योरी को फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लिया और हमने इस थ्योरी को हमने फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लिया और हमने इस थ्योरी को इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लिया, ठीक है। इसके साथ ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी हमारी कंप्लीट हो। अब हमने क्या करना है, हमने इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ना है, आलोचना के बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्रिटिसिज्म, इस थ्योरी को किस तरह से क्रिटिसाइज किया गया। क्रिटिसिज्म में देखिए हमारा पहला पॉइंट क्या है, क्रिटिसिज्म में पहला पॉइंट हमारा आता है अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ये जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी है ये अवास्तविक मान्यता के ऊपर आधारित है। क्या अवास्तविक मान्यता ली गई है, अनरियलिस्टिक अजम्पशन क्या ली गई है, एक ये परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन को लेकर चलती है, लेकिन एक्चुअल में मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन तो पाई नहीं जाती। एक्चुअल में मार्केट में तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन पाई जाती है, ठीक है। तो ये इस एजम्पशन को जो लेके चलती है ये गलत है। दूसरा, ये फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को मान के चलती है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं, इकोनॉमी में तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। तो ये जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी है ये अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन
एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों अनरियलिस्टिक एजम्पशन को लेती है, इसलिए आलोचकों ने, क्रिटिक्स ने इसकी आलोचना कर दी। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है आलोचना का, क्रिटिसिज्म का वन साइडेड, यानी कि एक पक्षीय। एक पक्षीय ये एक साइड को लेकर चलती है, दूसरी साइड को ये थ्योरी नहीं लेके चलती है। एक साइड का मतलब क्या है, ये सप्लाई को तो कांस्टेंट मानती है, वर्कर की सप्लाई कांस्टेंट है, क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट को लेके चलती है। हम श्रमिकों की संख्या को नहीं बढ़ा सकते। आपने पढ़ा था ना, आपने पढ़ा था कि सप्लाई लाइन को हमने वाई एक्सिस के पैरेलल ले लिया था, सप्लाई को कांस्टेंट माना था। क्या पढ़ा था हमने, सप्लाई को, आपने देखा ना, सप्लाई को हमने ऐसे सीधा ले लिया था, कांस्टेंट, एक सीधी लाइन हमने डाली। ठीक है, तो सप्लाई को तो ये कांस्टेंट मानता है, वर्कर की हम संख्या को तो बढ़ा ही नहीं सकते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन सिर्फ डिमांड को लेकर ये वेज रेट डिटरमिन करता है। तो ये डिमांड सिर्फ एक साइड को लेता है, यानी कि डिमांड को लेता है, सप्लाई को नहीं लेता, सप्लाई को कांस्टेंट मानता है। इसलिए भी क्रिटिक्स ने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज कर दी। उसके बाद तीसरी इसकी क्रिटिसिज्म का पॉइंट है डिफिकल्टी इन मेजरमेंट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी कि सीमांत उत्पादकता को मापना कठिन। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन में अगर हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को मेजर करना चाहते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को मेजर करना भी मुश्किल है। हम कहें कि वर्कर की हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी देखना चाहते हैं तो हम सिर्फ वर्कर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को नहीं देख सकते। अब सिर्फ वर्कर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि जब हम एक एडिशनल वर्कर लगाते हैं तो जितना भी प्रोडक्शन बढ़ता है वो प्रोडक्शन केवल वर्कर के बढ़ाने से थोड़ी बढ़ा। हमने वर्कर के साथ साथ मटेरियल भी बढ़ाया, हमने उसके साथ साथ कैपिटल भी और लगाई, पूंजी भी बढ़ाई। हम तो कई चीजें बढ़ाते हैं, सिर्फ वर्कर बढ़ाने से ही तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ जाता। हमें वर्कर भी बढ़ाना पड़ता है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वर्कर भी बढ़ाना पड़ता है, हमें मटेरियल भी ज्यादा लगाना पड़ता है, हमें पूंजी कैपिटल भी ज्यादा लगानी पड़ती है, हो सकता है हमारे और भी कई खर्चे। तो जो एक वर्कर को बढ़ाने से प्रोडक्शन बढ़ा, वो प्रोडक्शन केवल उसी वर्कर का नहीं माना जाएगा, वो प्रोडक्शन, वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी केवल उसी वर्कर की नहीं मानी जाएगी, वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्योंकि कैपिटल बढ़ाई उसकी भी है, जो हमने मटेरियल बढ़ाया उसकी भी है, केवल लेबर बढ़ाने से वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है। तो केवल एक वर्कर बढ़ाने से कितना प्रोडक्शन बढ़ा है इसको अगर हम निकालना चाहे तो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है वो कई फैक्टर्स को बढ़ाने से बढ़ती है, केवल लेबर बढ़ाने से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती। ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी वो कई फैक्टर्स की वजह से बढ़ी। हाँ जी, मेरी ये बात समझ में आई है? हेलो? यस मैम। ठीक है, तो ये हमने क्रिटिसिज्म का पॉइंट पढ़ा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्रिटिसिज्म का पॉइंट आता है, हाँ जी, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्रिटिसिज्म का। नेक्स्ट पॉइंट है लेस एम्प्लॉयमेंट ऑन हायर वेजेस। ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन है, ये क्या कहती है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन में ये कहा गया है कि अगर मान लो मार्केट में मजदूरी की दर ज्यादा है, हायर वेज रेट है, हायर वेज रेट अगर होगा तो हायर वेज रेट के ऊपर कम श्रमिकों को काम पे लगाया जाएगा। अगर मार्केट में मजदूरी की दर ज्यादा होगी तो कम मजदूरों को काम पर लगाया जाएगा। लेकिन क्रिटिक्स ने आलोचना करते हुए ये कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट में अगर वेज रेट हायर है तो ऐसी सिचुएशन में हम कम मजदूरों को काम पर लगाएंगे। हम मजदूरों को काम पर लगाते समय और भी कई बातें देखते हैं, सिर्फ वेज रेट को नहीं देखा जाता कि वेज रेट ज्यादा है तो कम वर्कर लगाओ। हम मजदूरों को काम पर लगाते समय और भी कई बातों को ध्यान में रखते हैं। और किन बातों को ध्यान में रखते हैं? जैसे प्रोडक्शन करने पर हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। प्रोडक्शन करने पर हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसको भी तो हम ध्यान में रखेंगे। मान लो प्रोडक्शन करने पर हमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो हम ज्यादा वर्कर लगा के प्रोडक्शन कर लेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने पर तो प्रॉफिट हमारा बढ़ रहा है। इसी तरह से वस्तु की मांग, मार्केट में प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। मान लो मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, अगर मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा होगी तो हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे।
हम ये थोड़ी देखेंगे कि वेज रेट ज्यादा है तो हम प्रोडक्शन नहीं करते। ठीक है, प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में है और ज्यादा प्रोडक्शन करके हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्यों ना ज्यादा प्रोडक्शन करें, चाहे हमें वर्कर को ज्यादा वेजेस देनी पड़ रही है, प्रॉफिट भी तो हमारा बढ़ रहा है। हम वर्कर को अगर ज्यादा वेजेस दे रहे हैं तो प्रॉफिट भी तो हमारा बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये जरूरी नहीं कि मार्केट में अगर वेज रेट ज्यादा होगा तो कम वर्कर काम पे लगाए जाएंगे। हम वर्कर को काम पे लगाते समय कई फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। क्या फैक्टर ध्यान में रखते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है। अगर हम मान लो वेज रेट हम ज्यादा दे रहे हैं लेकिन फिर भी हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम लगाएंगे वर्कर काम पर। ठीक है, चाहे हम वेज रेट ज्यादा दे रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज्यादा बिक रहा है और प्रॉफिट भी दे रहा है तो हम प्रोडक्शन करेंगे, वर्कर ज्यादा काम पे लगाएंगे, चाहे हमें ज्यादा वेजेस देनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये कहना कि ज्यादा वेज रेट के ऊपर कम वर्कर काम पे लगाए जाते हैं, ये बात गलत है। क्रिटिक्स ने ये पॉइंट कहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्रिटिसिज्म का पॉइंट आता है, इग्नोर अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इग्नोर अदर फैक्टर्स ऑन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है ये इस बात को लेकर चलती है कि जो प्रोडक्टिविटी है यानी कि उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं, कई फैक्टर्स हैं, प्रोडक्टिविटी कई फैक्टर्स से प्रभावित होती है। प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करने वाले कई फैक्टर्स हैं जो कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी नहीं लेती है, इसलिए क्रिटिक्स ने इसकी आलोचना की है। यानी कि ये थ्योरी एंटरप्रेन्योर्स को नहीं लेती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को एंटरप्रेन्योर भी तो प्रभावित करता है। अगर हमारा एंटरप्रेन्योर कुशल होगा, स्किल्ड होगा तो वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए। एंटरप्रेन्योर की स्किल के ऊपर प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। हम मशीन कैसी यूज कर रहे हैं उसके ऊपर प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। कौन सी टेक्नोलॉजी वाली मशीन यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। पुरानी मशीन, पुरानी टेक्नोलॉजी वाली मशीन यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। ठीक है, हमारा फैक्ट्री का एनवायरमेंट कैसा है, एनवायरमेंट ऑफ फैक्ट्री, इसके ऊपर भी तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है, इसके ऊपर भी सॉरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। तो प्रोडक्टिविटी कई फैक्टर से इफेक्ट होती है। एंटरप्रेन्योर की स्किल से, मशीन कैसी यूज कर रहे हैं उससे, फैक्ट्री का कैसा एनवायरमेंट है, ये सारे प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। लेकिन ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी इन फैक्टर्स को इग्नोर करती है, इसलिए क्रिटिक्स ने इन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी की आलोचना कर दी। उसके बाद नेक्स्ट क्रिटिसिज्म का पॉइंट आता है स्टैटिक कंडीशन यानी कि स्थिर अवस्था। स्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या है कि ये जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी ये तभी लागू होती है जबकि इकोनॉमी में कोई भी परिवर्तन ना हो। ये स्टैटिक कंडीशन लेके चलती है, ये इस बात को मान के चलती है कि हमारी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में कोई भी चेंज नहीं आएगा तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी सही है। लेकिन ये पॉइंट तो सही नहीं है कि इकोनॉमी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इकोनॉमी में तो चेंजेस आते रहते हैं, अर्थव्यवस्था में चेंजेस आते रहते हैं। जैसे डिमांड में परिवर्तन आता रहता है, पॉपुलेशन में परिवर्तन आता रहता है, लोगों के टेस्ट बदलते रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बदलती रहती है। तो इकोनॉमी में तो कई चेंजेस आते हैं, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी इन चेंजेस को नहीं लेती। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी ये मान के चलती है कि लोगों के टेस्ट भी नहीं चेंज होंगे, पॉपुलेशन जितनी है उतनी रहेगी, डिमांड जितनी है हमेशा उतनी रहेगी, जो हम टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन करने की यूज कर रहे हैं हमेशा हम उसी टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। एजम्पशन में आपने ये पॉइंट पढ़ा, हम टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं करेंगे। अगर मान लो मार्केट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है तो हम उसको नहीं लेंगे, हम जिस टेक्नोलॉजी से पहले प्रोडक्शन कर रहे हैं हमेशा उसी से प्रोडक्शन करते रहेंगे। एजम्पशन में आपने ये पॉइंट लिखा है। तो क्रिटिक्स ने इसकी भी आलोचना कर दी कि भी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होगी। ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी लेती है इस एजम्पशन को, जबकि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी बदलता रहता है, प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी भी बदलती रहती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस जो है ये स्टैटिक कंडीशन को मान के चलती है, जबकि इकोनॉमी में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, सिचुएशन हमेशा बदलती रहती है, सिचुएशन डायनामिक होती है, सिचुएशन चेंज होती रहती है। क्या क्या चेंजेस होते रहते हैं आपको मैंने बताया, जबकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन इन चेंजेस को नहीं लेती। इसलिए आलोचकों ने
इस सिद्धांत की भी आलोचना करती। ठीक है, तो हमारा क्योंकि अब टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया है, इसके साथ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई। क्रिटिसिज्म के पॉइंट कंप्लीट हो गए, ये थ्योरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हेडिंग जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है वेज डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी की दर का निर्धारण कैसे होता है। क्योंकि टाइम हमारा हो गया तो हम इसको मंडे को पढ़ेंगे। हम मंडे को पढ़ेंगे वेज डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, और इसी के साथ हम पढ़ेंगे वेज डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली। ठीक है, अगर टाइम होगा तो अंडर मोनोपोली भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितना मैंने आज आपको बताया इसको पढ़ना है। ये थ्योरी आपकी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया फैक्टर प्राइसिंग का जो चैप्टर है और वेज डिटर्मिनेशन का जो चैप्टर है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इसके बाद जो मैंने आपको इस यूनिट में, ये आपका जो यूनिट है सेकंड यूनिट है, ये आपका सेकंड यूनिट है, इसमें एक रेंट का चैप्टर है, इसमें 3 चैप्टर है, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, वेज रेट डिटर्मिनेशन और रेंट। तो आपको मैंने बताया फैक्टर प्राइसिंग और वेज रेट डिटर्मिनेशन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन होगा और रेंट में से एक क्वेश्चन होगा। रेंट में चैप्टर आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो इसको आपने याद करना है। आज की क्लास में यही कंप्लीट कर रही हूँ। कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं आप? नो मैम। ठीक है, तो इसको आप याद कीजिए। और फिर मैं आपको बता रही हूँ कि जो प्रेजेंस है वो पुअर है। मैं इंटरनल असेसमेंट आपकी खराब हो जाएगी जो नहीं आ रहे, और जो टेस्ट नहीं दे रहे उनकी भी खराब हो जाएगी। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट में फेल कर दिया ना तो आपको पास होने के लिए नंबर भी ज्यादा लेने पड़ेंगे। 40% लेने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन पास होने के लिए आपको 40% से ज्यादा लेने पड़ेंगे फिर सब्जेक्ट में पास होने के लिए, इंटरनल असेसमेंट में अगर फेल हो गए। ये यूनिवर्सिटी का रूल है। तो क्लास अटेंड करनी जरूरी है, टेस्ट देना जरूरी है और असाइनमेंट देनी भी जरूरी है। तो आज की क्लास में कंप्लीट कर रही हूँ। मैम असाइनमेंट कब सबमिट करोगे? असाइनमेंट आप दे दीजिए 15 को। ओके मैम।